Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका जो BEGLA 138 है यानी कि रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का जो पेपर है उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि जो आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका पैराग्राफ से आएगा और उस पैराग्राफ से ही आंसर्स आएंगे, तो वो आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट करना है। पर उसके अलावा जो आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ एकदम इजी वे में। आप सारे के सारे आंसर्स को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? What are the barriers which influence the process of communication? तो जब भी दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे तो उनके बीच में कौन कौन से ऐसे बैरियर्स आते हैं जो कि उनकी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड वेरियस बैरियर्स कैन डिसरप्ट द इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात, जो आपका कम्युनिकेशन है ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कई सारे बैरियर्स होते हैं जो कि इफेक्टिव एक्सचेंज जो होता है इंफॉर्मेशन का उसको रोक सकते हैं। दीज बैरियर्स कैन अराइज फ्रॉम फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और ये जो बैरियर्स हैं ये कई सारे फैक्टर्स के कारण आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल बैरियर्स के बारे में, जिसमें आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आपके पर्यावरण में बाहर जो भी नॉइस है, आपकी कनेक्टिविटी खराब हो गई, या फिर किसी सामने वाला जो इंसान है उसको हियरिंग या विजुअल उसको इम्पेयरमेंट है, ठीक है, उसको सही से सुनाई नहीं देता। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? दीज ऑल आर फिजिकल बैरियर्स। फिर दूसरे क्या होते हैं? आपके लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, जो कि इस वजह से आते हैं जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी लैंग्वेज कॉमन नहीं है। एक बोल रहा है जापानीज और एक बोल रहा है हिंदी, तो समझ में नहीं आता, ठीक है। और कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो समझ में नहीं आती, तो ये होते हैं आपके लैंग्वेज बैरियर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्या होते हैं? आपके कल्चरल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि लोगों के कल्चर में, उनकी वैल्यूज़ में, उनकी प्रैक्टिसेस में क्या रहते हैं, हम देखते हैं डिफरेंसेस होते हैं जो कि उनके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखो, कभी भी जो जेस्चर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जेस्चर्स का हर एक कल्चर में सेम मीनिंग हो, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो थम्स अप जो होता है, जो हम ऐसे थम्स अप करते हैं हाथ से, उसका हमारे कल्चर में कुछ और मीनिंग है, दूसरे कल्चर में कुछ और मीनिंग होता है। तो ऐसे कई सारे जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेजेस होते हैं जो कल्चर के अकॉर्डिंग क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, चेंज होते रहते हैं। देन वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि मेंटल और इमोशनल जो फैक्टर्स होते हैं। कभी कभी हम क्या देखते हैं, जो स्पीकर होता है, ठीक है, बायसेस टुवर्ड्स द स्पीकर और द मैसेज कैन डिस्टॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। अ पर्सन में ब्लॉक और मिस इंटरप्रेट द मैसेज। कभी कभी कोई इंसान, उसके अंदर कम बुद्धि होती है या उसमें ज़्यादा बुद्धि होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारा जो मैसेज है उसे मिस इंटरप्रेट कर लेता है, सही से समझ में नहीं उसको आता। इसके बाद क्या होते हैं? इमोशनल बैरियर्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कभी कभी जो इंसान होता है वो इमोशंस में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ रहता है, उसे आप कुछ भी बताओगे वो उसको सही से समझ नहीं पाता। तो जब भी कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस में रहता है, कोई गुस्से में है या कोई बहुत ज़्यादा सैड है, तो उसके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं, ठीक है। देन आपके सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि वर्ड्स के मीनिंग में जो डिफरेंस होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। तो वर्ड्स विद सेवरल मीनिंग कैन कंफ्यूज द लिसनर इफ द कॉन्टेक्स्ट इज अनक्लियर। तो कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स के मीनिंग्स एक से ज़्यादा होते हैं, तो किसी को नहीं पता वो वाला मीनिंग तो वो समझ नहीं पाएगा। ये आपके सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। और एक होता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको बताना है कि जो एक स्किल्ड जो रीडर है उसकी 5 कौन कौन सी मेन एबिलिटीज़ हैं, और जो रीडर्स हैं वो कैसे किसी भी, जब हम किसी भी पोएम को रीड करते हैं तो उसके मीनिंग और उसके सिग्निफिकेंस में हम कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बतानी है 5 मेजर एबिलिटीज़ ऑफ अ स्किल्ड रीडर। एक स्किल्ड रीडर की 5 कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट होता है फ्लुएंसी। सो दिस इज द एबिलिटी टू रीड स्मूथली एंड विद ईज। तो यहाँ पर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप स्मूथली पढ़ें और आसानी से पढ़ें विदाउट गेटिंग कॉट अप ऑन द इंडिविजुअल वर्ड। तो पहला क्या होता है यहाँ पर? फ्लुएंसी। फ्लुएंसी होनी चाहिए ताकि वो जो है क्या कर सके, टेक्स्ट को अच्छे से समझ सके बिना किसी इंटरप्शन के। दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंशन।
तो जो स्किल रीडर होता है वो पढ़ते पढ़ते ही समझ जाता है कि उसमें उसका क्या मीनिंग है। जब हम किसी भी चीज़ को रीड करते हैं साथ साथ में जब हम उसका मीनिंग समझते हैं तो ये एक स्किल्ड रीडर की क्या होती है, क्वालिटी होती है। उसके बाद क्या होती है स्टूडेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। सो बीइंग अ स्किल्ड रीडर इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग व्हाट इज बीइंग रीड, तो जो भी पढ़ा जा रहा है उसे इवेल्युएट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। Skilled reader are able to identify biases, notice gaps in reasoning and challenge the text when necessary. Then क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका इंटरप्रिटेशन। तो जो स्किल्ड रीडर्स होते हैं डोंट जस्ट टेक थिंग्स एट फेस वैल्यू, दे लुक फॉर डीपर मीनिंग। तो जो सामने दिखाई दे रहा है सिर्फ उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते, उसके डीपर मीनिंग की तरफ वो जाते हैं। Great readers don't just read passively, they remember what they have read and reflect on it. और जो एक ग्रेट रीडर होगा वो हर चीज़ को ध्यान भी रखेगा कि उसने क्या पढ़ा है और वो उसके जीवन में रिफ्लेक्ट भी होता है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ स्किल्ड रीडर। अब कैसे आप किसी भी पोएम के मीनिंग में और उसके सिग्निफिकेंस के बीच में क्या है डिफरेंस जो है वो समझ सकते हैं। तो मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग ऑफ अ पोएम इज इट्स लिटरल इंटरप्रिटेशन, कि जो उसका लिटरल मीनिंग है वर्ड टू वर्ड जब आप उसको ट्रांसलेट कर दो तो व्हाट द पोएम एक्चुअली सेज और डिस्क्राइब, ये होता है उसका मीनिंग। और वहीं जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पोएम गोज बियॉन्ड व्हाट्स बीइंग सेड। यहाँ पर जो कहा भी नहीं है राइटर ने वो भी समझना क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस होता है। तो अब जो मीनिंग है, मीनिंग क्या है, इट्स द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट, द डायरेक्ट मैसेज द पोइट इज कन्वेइंग। तो यहाँ पर जो पोइट है वो एक डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर देता है, वो उसके मीनिंग में हम देखते हैं। सो इफ अ पोएम डिस्क्राइब अ स्टॉर्म फॉर इंस्टेंस, अगर पोएम में हमें बताया जा रहा है कि तूफान आया है, तो इट्स मीनिंग माइट सिंपली बी अबाउट द वेदर और द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो वहां पे क्या हम देखेंगे सिंपली कि स्टॉर्म के टाइम पर क्या हुआ। लेकिन जब हम डीपर मीनिंग को देखते हैं, अब यहाँ पर जो स्टॉर्म है, क्या पता वो जो कैरेक्टर है उसके इनर टर्मोइल को दिखा रहा हो, कि जो कैरेक्टर है पोएम के अंदर उसमें अंदर से क्या है वो परेशानी में है। तो यहाँ पे होता है ना कि उसके अंदर एक स्ट्रॉम आया हुआ है, यानी कि अंदर उसके क्या है, इनर टर्मोइल है। ठीक है, या कोई समाज जो है वो क्राइसिस में है, ये सारी चीजें हम उसमें समझते हैं। तो सिंबॉलिक मीनिंग होता है सिग्निफिकेंस के अंदर, ये आप लोगों को समझना होगा। जब भी आप कोई भी पोएम पढ़ते हो तो ये बहुत ही मतलब कैजुअल सी सिंपल सी चीज है कि एक होता है जो वर्ड टू वर्ड आप समझ रहे हो मीनिंग उसका, और एक हर एक पोएम में जो होता है छिपा हुआ मीनिंग होता है, वो हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है। इसके बाद आपको बताने हैं व्हाट आर द 5 की एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। तो जो भी स्टोरी होती है उसके 5 की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये आप बताएंगे। तो सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लॉट होता है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से जो इवेंट्स हैं, ये पूरा रोड मैप है। ठीक है, अब प्लॉट यूजुअली है 5 स्टेजेस, और इस प्लॉट के भी 5 स्टेजेस होते हैं। एक्सपोजिशन, यानी कि जहाँ से कहानी शुरू होती है, यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर राइजिंग एक्शन होता है। तो दीज आर द इवेंट्स दैट बिल्ड अप मेन प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। फिर ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि उसमें राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमैक्स होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, और क्या होता है आपका रेजोल्यूशन होता है। तो क्लाइमैक्स क्या रहता है, टर्निंग पॉइंट रहता है स्टोरी के अंदर। सो इसका आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक इन अ सुपर हीरो मूवी द प्लॉट वुड फॉलो द हीरो डिस्कवरिंग देयर पावर। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हीरो है वो अपनी पावर को क्या करेगा, डिस्कवर करेगा कि अच्छा मेरे को ये भी करना आता है। फिर वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करेगा, फिर वो विलन से फाइट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फिर फाइनली वो विलन को पूरा डिफीट कर देगा, ये आपका रेजोल्यूशन हो जाता है। सो ये क्या है, आपका प्लॉट है कहानी का। समझ में आया। इसके बाद आपके क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। सो व्हाट आर दे, सो द पीपल इन द स्टोरी हु टेक पार्ट इन द एक्शन, ये सारे आपके कैरेक्टर्स हैं जो भी कहानी के अंदर आपके आते हैं। जैसे कि एक होता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर कहानी फोकस है, ऑफन ये हीरो होता है। एक होते हैं एंटोगनिस्ट। एंटोगनिस्ट कौन होते हैं, ऑफन जो विलन है वो एंटोगनिस्ट है जो प्रॉब्लम को लेकर आएगा। फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो एक जो आपकी कहानी है द लायन किंग सिम्बा, वहां पर एक एंटोगनिस्ट भी होगा, आपको दिखेगा, कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसमें कैरेक्टर्स के नाम दूसरे लिखे हुए हैं, हो सकता है कि आपने दूसरी मूवी देखी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, कोई और एग्जाम्पल भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर सेटिंग होती है, सो द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स। तो हम क्या देखते हैं कि कहाँ पर वो हो रही है, लोकेशन, एंड कब हो रही है। जैसे कि हैरी पॉटर में हम क्या देखते हैं, मैजिकल वर्ल्ड जाते हैं, वो हॉगवर्ट्स की ट्रेन लेते हैं, फिर वहां पर जो है पूरी स्टोरी वहां पे हमने देखी है। फिर क्या होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अब जब प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सो कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्स द प्लॉट एंड मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग।
कॉन्फ्लिक्ट में क्या रहता है, देखो स्ट्रगल होगा, मैन वर्सेस मैन का स्ट्रगल हो सकता है, मैन वर्सेस नेचर, या उसके अंदर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, समाज से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हम इसके अंदर देखते हैं। फिर इसमें थीम होती है। सो द मेन आइडिया और मैसेज द स्टोरी इज एक्सप्रेसिंग, वो क्या है, इसकी थीम होती है। ये कैसे काम करता है, सो द थीम इज द डीपर मीनिंग बिहाइंड द स्टोरी। तो स्टोरी के पीछे जो थीम है वो क्या है स्टूडेंट्स, आपका डीपर मीनिंग प्रोवाइड करती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किमिंग और स्कैनिंग एज अ रीडिंग स्ट्रेटेजी। आपको इसके बीच में डिफरेंस आप लोगों को बताना है। स्किमिंग क्या होता है, तो स्किमिंग इज अ रीडिंग टेक्निक वेयर यू रीड क्विकली टू गेट अ जनरल आइडिया। तो स्किमिंग में आप क्या करते हो, क्विकली पढ़ते हो ताकि आपको एक जो जनरल आइडिया है वो मिल सके। पर्पस क्या होता है स्किमिंग का, केवल आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स को समझना होता है स्किमिंग के अंदर। जैसे कि कैसे करते हो आप इसको, आप टाइटल पढ़ लोगे, सब हेडिंग पढ़ लोगे, जो बोल्ड वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं उन्हें पढ़ लोगे, और फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस पे फोकस करोगे, समराइज करने की कोशिश करोगे, और जो फालतू के एग्जाम्पल्स और डिटेल्स दे रखी होती है उन्हें आप क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। तो ये होती है आपकी स्किमिंग। ठीक है, इसका यूज आप कब 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 कर सकते हो, तो जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको जनरल आइडिया चाहिए किसी भी टेक्स्ट के बारे में, तो आप यहाँ पर स्किमिंग कर सकते हो। लाइक इफ़ यू आर रीडिंग अ चैप्टर इन अ टेक्स्ट बुक, अगर आप किसी बुक में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्किमिंग के दौरान आप क्या करोगे, आप देखोगे हेडिंग्स को, बोल्ड वर्ड्स को, इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे, पैराग्राफ के कंक्लूजन को पढ़ोगे, तब आपको मेन टॉपिक का पूरा आइडिया लग जाएगा। वहीं जब हम बात करते हैं स्कैनिंग की, तो स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग एक टाइप की टेक्निक होती है जब हम क्विकली सर्च करते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर से। स्कैनिंग हेल्प यू फाइंड अ स्पेसिफिक डिटेल, जैसे कि जब आप डिक्शनरी के अंदर वर्ड को ढूंढते हो तो वो क्या है, टाइप ऑफ स्कैनिंग है, क्योंकि आप स्पेशली आपका एक ही पर्पस है उस वर्ड को ढूंढना। सो डिसाइड व्हाट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। सबसे पहले आपको देखना है कि आप आखिर ढूंढ क्या रहे हैं एग्जैक्टली। फिर आपको अपनी आइज को क्विकली हर जगह पे मूव करना है उस चीज़ को ढूंढने के लिए, जो भी इररेलेवेंट चीज़ें हैं उन्हें आपको छोड़ देना है। लुक फॉर कीवर्ड्स और नंबर्स दैट स्टैंड आउट, आपको कहीं पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो उससे रिलेटेड होगी, तब आपको पता लग जाएगा अच्छा इसके आसपास ये भी हो सकता है। सो व्हेन यू नीड टू लोकेट अ पर्टिकुलर फैक्ट, नेम और नंबर क्विकली आप स्कैनिंग का यूज करते हैं। और व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं तब आप स्कैनिंग करते हैं। एंड व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तो यानी कि जब भी आप स्कैनिंग करते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक टर्म और नेम इन अ डिक्शनरी, यू वुड स्कैन द पेजेस फॉर दैट वर्ड मूविंग पास्ट ऑल द अनरिलेटेड एंट्रीज। तो अगर आपका वर्ड के से शुरू होता है तो आप उसके पहले वाले सारे वर्ड्स को छोड़ देंगे और डायरेक्ट के पे पहुंच जाएंगे उसके अंदर। सो ये रहे इसके की डिफरेंसेस। स्किमिंग का यूज किया जाता है, इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मैसेज। ठीक है, इसका यूज क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स, ओवरऑल मैसेज को समझने के लिए। जबकि जो स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का। स्किमिंग के अंदर क्या रहता है, रीडिंग द टेक्स्ट फास्टर, फास्टर फास्टर पढ़ना है और सारे के सारे जो की पॉइंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना है। जबकि स्कैनिंग में आपको फोकस करना होता है, आप जो स्पेसिफिक डेटा ढूंढ रहे हो उस पर आपको फोकस करना रहता है। इसके बाद आपको जो है फॉर्मल डायलॉग बताना है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। डायलॉग राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी वजह से मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बताया है कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब आप डायलॉग राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोटेशन मार्क्स का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके कॉमास, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इन सारे मार्क्स का आपको ध्यान रखना। जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। कभी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप्स लगाने हैं, कॉमास लगाने हैं। इन सारे मार्क्स का ध्यान रखना है, पंचुएशन का ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी आपकी पंचुएशन है। उसके बाद आपको टोन एंड वॉइस का भी ध्यान रखना है, जैसे कि जो शाय कैरेक्टर्स होंगे उनके आगे आप इस टाइप के वर्ड्स का यूज कर सकते हो, लाइक आई विल टेक केयर ऑफ इट राइट नाउ। कॉन्फिडेंस कैरेक्टर ऐसे बोलेगा और ये वाला ये पहले ऐसा वर्ड लगा देना है आपको, इस टाइप से बोलेगा। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स जो कैसे हैं, शाय कैरेक्टर्स होते हैं वो क्वाइटली और हेसिटेंटली बोलते हैं, जबकि जो कॉन्फिडेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो बोल्डली और एजर्टिवली बोलते हैं। तो आपको टोन एंड वॉइस का ध्यान रखना है। एक्शन टैग्स आपको लगाने हैं, लाइक आई कांट बिलीव यू डिड दिस, शी सेड शेकिंग हर हेड, उसने अपने सर को हिलाया। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, एक्शन टैग हो गया, जो कि आप लगा सकते हैं अपने डायलॉग के अंदर। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सैड वर्ड है ना इसका यूज कम करना है। वाइल सैड इज कॉमनली यूज, शी सैड, ही सैड, ठीक है, ये बार बार आपको यूज नहीं करना।
सो यू आर अमेजिंग, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है। यहाँ पे सेड की जगह पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है इसने, एक्सक्लेम्ड का यूज कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, ठीक है। आई एम रियली एंग्री राइट नाउ, शी ग्रोल्ड। अब जब आप गुस्से में बोलते हो तो वो क्या होता है, ग्रोल्ड होता है, सेड नहीं होता। तो सेड आप हर जगह यूज नहीं करेंगे, इसके जो दूसरे सिनोनिम्स होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बदल जाते हैं, उनका आपको इस्तेमाल करना है। देन आप रियलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसे डायलॉग्स नहीं यूज करने जो नेचुरल ना हो और अनरियलिस्टिक लगे, ऐसे यूज नहीं करने, आपको एकदम रियलिस्टिक डायलॉग्स का यूज करना है। लाइक आई डोंट नो इफ आई कैन, आई मीन आई शुड, बट आई एम नॉट श्योर, ही मटर्ड। तो क्योंकि वो बंदा मटरिंग कर रहा है, वो ये पूरा रियलिस्टिक डायलॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना है, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही डायलॉग्स होने चाहिए। लाइक अ टीचर माइट स्पीक डिफरेंटली टू अ स्टूडेंट, अब कोई टीचर है तो वो स्टूडेंट से अलग तरीके से बात करेगा, और अगर अपना कोई फ्रेंड है तो उससे अलग तरीके से बात करेगा। तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स के जो रिलेशनशिप्स हैं सेटिंग के अकॉर्डिंग वो भी देखने होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है जब आप डायलॉग राइटिंग करेंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच का डायलॉग है। लाइक टीचर कहता है गुड आफ्टरनून अर्जुन, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग दीज डेज। तो वो बोलेगा लाइक आई हैव बीन स्ट्रगलिंग अ बिट विद मैनेजिंग माय टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है। फिर टीचर क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है तो आपको यहाँ बताना है लाइक आई अंडरस्टैंड। आप देख रहे होगे कि सारे जो डायलॉग्स हैं इन्हें जो है पूरा डायलॉग अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे PDF से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायलॉग पढ़ के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं यहाँ पे वीडियो में। बाकी सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन सी थिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है डायलॉग राइटिंग करते वक्त, क्योंकि डायलॉग जो है वो आपके एग्जाम में दूसरा ही आने वाला है, ठीक है। ये तो सेम टू सेम आएगा नहीं। तो अब PDF कैसे डाउनलोड करना है, आपके मन में ये सवाल होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको गूगल पे क्या सर्च करना है, hindustannowledge.com, ठीक है। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आपको ये BEGLA 138 का जो आर्टिकल है वो सर्च करना है। साइड में सर्च ऑप्शन रहता है, अगर आप फोन में देखते हैं तो नीचे पूरा स्क्रॉल करेंगे तो सर्च ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सर्च करके ये आर्टिकल निकालना है और उसी के अंदर आपको 2 PDF मिल जाएंगे, क्लास 1 का और क्लास 2 का।